अस्सलाम वालेकुम। पिछले 20-25 सालों में पाकिस्तान में ये जो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में वेदर पैटर्न्स में तब्दीली आ रही है, इससे बहुत तबाही आती है। बारिशें बहुत ज़्यादा आ जाएँ तो उसके नतीजे में भी फसलें तबाह हो जाती हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, अमवात हो जाती हैं। और ड्राउट ईयर्स आ जाएँ तो लार्जली हमारी पॉपुलेशन, ख़ास तौर पर अगर पंजाब देखें या सिंध में देखें तो ज़राअत के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, तो वो भी एक मसला बढ़ जाता है। सूबों के अंदर पानी की लड़ाई शुरू हो जाती है कि किसके हिस्से का पानी किसको ज़्यादा मिला है, किसको कम मिला है। एक चीज़ जिसमें बहसीत कौम हम नाकाम रहे हैं, वाटर स्टोरेजेस डेवलप करने में हम नाकाम रहे हैं। पानी की बेहतर मैनेजमेंट जो है उसके अंदर हम नाकाम रहे हैं। पानी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को काफ़ी वाफर मिकदार में दिया हुआ है। बरसात के महीनों में जब ज़्यादा पानी आता है, ज़्यादा बारिश आती है, ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, तो वो पानी हमारा हमें डुबो के लोगों की जानें लेकर, हमारी फसलें तबाह कर कर आखिर जाके समुंदर में गिर जाता है और कई हफ्ते सिंध की ज़मीनें वाटर लॉक्ड रहती हैं। लेकिन अगर हम अच्छे से वाटर मैनेजमेंट कर लें, डैम्स बना लें, अच्छी स्टोरेजेस डेवलप कर लें, अच्छा नहरी निज़ाम पंजाब का पहली दुनिया का बड़ा निज़ाम है, लेकिन इसको और फैला लें तो उसी पानी को हम उन सालों में जिन दिनों बारिश रूटीन से कम होती है तो हम इस्तेमाल में ला के अपनी ज़राअत को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और तबाही भी कम होगी। जब यही पानी कहीं पे स्टोर होने की पोजीशन होगी तो बजाय लोगों के घर मस्मार करे, फसलें तबाह करे, तो किसी ऐसी जगह पे जाके हम उसको स्टोर कर सकेंगे जिसको बवक्त ज़रूरत ड्राउट ईयर्स में इस्तेमाल कर लें। तो हमें जितनी भी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसको रीथिंक करना पड़ेगा। जो 1200-1500 अरब रुपया सर्व करने की सालाना हमारी कौम के अंदर सकत है, वफाकी बजट के अंदर या प्रोविंसेस के अंदर मिला लें, फिर तो 4-5 हज़ार अरब हम स्पेंड करते हैं। तो उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि पहले क्लाइमेट चेंज को सामने रखते हुए स्कीमें बनाएं। वाटर स्टोरेजेस, वाटर मैनेजमेंट, कैनाल सिस्टम, इरिगेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इसको प्रायोरिटाइज़ करें। बाकी चीज़ें शो पीस प्रोजेक्ट को आप 5-10 सालों के लिए भूल जाएं। पहले ये सोचें कि इस कौम को इस चैलेंज से कैसे निपटना है, फिर आगे निकलना है। तो प्रोग्राम में आज जितने हमारे साथ शुरका हैं सबसे इसी पे बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में डॉक्टर रिजवान नसीर, एमरजेंसी सर्विसेज, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, बहुत से लोग बेघर हुए हैं, कईयों की जानें गई हैं, पानी अनप्रेसिडेंटेड है जो वाटर फ्लोज आ रहे हैं। सुपर फ्लड जो हमने देखे थे 2010-11 में या वो 22 वाले, उससे मिलती जुलती शक्ल नज़र आती है। क्या सूरत हाल है, कुछ आप अपने लफ्ज़ों में बता दें। जी मैं यहाँ पे इस वक्त आज ये जो अभी फ्लड वार्निंग आई इंडिया से, तो इमीडिएटली वो भी और उससे पहले जो हमारा सतलुज का भी जो ऑपरेशन चल रहा था उसके अंदर जो बहुत अच्छी चीज रही, बड़ी क्लियर हदायत थी पंजाब की और जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसके अंदर बड़ा क्लियर डिसीजन था कि जी इन सब लोगों को वहां से हम निकाल लेंगे। तो वो निकालने का जो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सब ने, इमरजेंसी सर्विस ने मिलकर, हमने जो पहला था वो ये था कि हम जितनी जिंदगियां बचा सकते हैं इनको इस एरिया से जो है वो निकाल दें। अब तक हम आज भी जिस तरह से कर रहे हैं 58,000 से ज्यादा लोगों को हमने इवैक्यूएट किया और इसी तरह से को 9,600 को 10,000 के करीब जो है वो हमने लोगों को ट्रांसपोर्ट भी किया है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमली इवैक्यूएशन। और दूसरी जो बहुत अच्छी चीज हुई वो ये हुआ कि जो जितनी इंक्रोचमेंट्स भी क्लियर हुई और साथ साथ नालों को भी क्लियर कर लिया। तो जहां पे प्रिपेयर्डनेस थी पहले से, वहां पे इक्विपमेंट हम चेक कर चुके थे और हमने अपनी 730 के करीब इस वक्त भी बोट्स डिप्लॉयड हैं तीनों दरियाओं के अंदर, जो एक बार इस बार इकट्ठा आया है। जो अब तक हमें 2010 में सिंडस मिला या दूसरे, जो इस बार हमारे तीनों दरिया जो है इकट्ठे आए। जो चैलेंज यहाँ पे सबसे बड़ा रहा, यहाँ पे इंडस और में और आपके जो है मंगला, जो दोनों उसको झेलम को करते हैं चेक, और वहां पे जो दोनों डैम्स है उसको चेक करते हैं। ये जो हमारा जो सबसे बड़ा दरियाओं में, तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज नहीं हुई और बिकॉज ऑफ टाइमली इवैक्यूएशन अब बात भी नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा इस बार चैलेंज आया वो इंडिया से जो स्टेट में जो उनके नाले आते हैं उनमें एक अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज हुआ, किससे कि आपका इतनी इन्फ्लो आई कि नाला एक, पलकू और डेग तीनों ही, यानी सियालकोट के अंदर देवर ओवरफ्लोइंग। मैं आज भी वहां से देख कर आया हूँ, आज तो रिसीव कर गया। लेकिन जिस वक्त ये कल परसों रात को जिस वक्त ये सारा प्रोसेस हुआ है, वो जिस तरीके से एकदम उन्होंने ओवरफ्लो करना शुरू किया और ऊपर से 350 मिलीमीटर को 400 के करीब कई जगहों पर रिकॉर्ड हो रही है। जब बारिश हो जाए तो ये तो आप चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, कहीं पे भी तो एक सिटी के लिए बर्दाश्त करना ही, यानी इतना एकदम वॉल्यूम को हैंडल करना बिकम्स अ चैलेंज। तो वो आया इसी तरह नाला डेग ने और रावी ने फिर वहां पे आके जो हमारा नारोवाल का एरिया है कुछ, उनको जो है वो मुतासिर किया।
बट अगर आप ओवरऑल देखें तो दरियाओं के अंदर जिस तरीके से गया है और जिस तरीके से टाइमली जो है लोगों को वहां से निकाला गया है, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह का कोई अमवात जो है वो नहीं हुई। और ये पंजाब तैयारी में और टोटल जिस डेथ्स तरह कितनी है इस मॉनसून वेदर के अंदर? पंजाब में टोटल डेथ्स कितनी है? जी, हमारी कुछ पहले डेथ्स जो है मानसून के अंदर हुई वो भी ज्यादातर जो थे 440 के करीब जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुए, मसलन लोगों के घर थे जिन्होंने चेक नहीं किया या कुछ और उनकी छतें गिरी, और जो ज्यादातर अमवात देखी गई वो सारी की सारी उसी की वजह से है, जो तकरीबन अबाउट 140 के करीब थी, वो जो सारी मानसून में हुई। लेकिन ये जो दरियाई जो पूरा हुआ और जितना मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर आया है ये तीनों जो दरियाओं के अंदर इकट्ठा, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द टाइमली जो अभी निकल आए और लोगों को निकाल लिया था, उसकी वजह से कोई भी इस तरह की बात जो है यहाँ पे नहीं आई। दो चार जो हुए हैं वाकयात जहाँ पे लोग डूबे, वो बच्चे तो पॉन्ड में स्विमिंग करने चले गए, कुछ और हुए या एक दो फैमिली मेंबर्स, लेकिन ज्यादातर हमने सबको तकरीबन निकाल दिया हुआ था। तो अब लेकिन गुजरांवाला वाली साइड से 15 बाकी अफराद की अमवात की खबर है। गुजरांवाला में, सियालकोट में 5 की है, गुजरात में 4 की है, नारोवाल में 3 की है, हाफसाबाद में 2 की है। तो देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ्स। जी, अल्लाह पाक करे कि हम इनको भी इससे भी ज़्यादा मौसर मेरी तरीके से ये इन लोगों की जानें बचा पाए। जी, मैं एक दो चीज पे अपील करना चाहूंगा जो आज खुसूसी तौर पे वो होगा कि इस वक्त जब फ्लड आ रहा है, ये कुछ दिनों की बात है, लोग हमसे जो कॉपरेट करते हुए वहां से निकल जाए। लोग अक्सर जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि वहां से निकलते नहीं है, फिर उस पानी में मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से फिर उनको डिजीजेस होती हैं, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। जो ये हमें ये जितनी आपने को वाकयात जो पॉइंट आउट कर रहे थे, इनमें कुछ में हमें रिपोर्ट हुआ, एक दो की हमें रिपोर्ट आई, वो जब वेरिफिकेशन करने के लिए गए वहां पे हमें नहीं। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त कॉपरेट करते हुए हम अपील करेंगे कि वहां से लोग निकल जाएं, उस पानी में चलने से अवॉइड करें। आपको नहीं पता आगे वो खुला हुआ क्या है, कोई गटर है या कोई आगे चीज है, उसकी वजह से, ताकि कोई आपका जो है जानो माल का लॉस ना हो। दूसरा, हमने 13,420 के करीब जानवरों को भी निकाला है। अब इस दरियाई जो है उससे वहां से निकाल के, चाहे नाले का कोर्स है या दरिया का, तो वहां से निकाल के कुछ अरसे के लिए अगर थोड़ा सा साइड पे चले जाए सेफ एरिया में, ये जैसे ही कुछ दिनों की बात है, जो आखिरी स्पेल 1 या 2 स्पेल्स आते हैं और हफ्ते 10 दिन में तो ये सिलसिला क्लियर हो जाता है, तो देन दे कैन मूव बैक। नाले तो फौरन चलते हैं और बहुत स्पीड से आते हैं, उसके बाद वो ड्राई हो जाते हैं। दरियाओं में अच्छा, भी ये एक पैटर्न जो है डॉक्टर रिजवान, एक लास्ट आपसे पूछ लूँ। बहुत सारी औरतें, बच्चियाँ, प्रेग्नेंट मदर्स, वो ऐसी सूरत हाल में होती हैं कि उनको हेल्प चाहिए होती है। दूध पिलाने वाली माएँ हैं, सैनिटेशन बैग्स चाहिए होते हैं। लास्ट टाइम फ्लड्स में हम गए थे सिंध वाली साइड पे, तो सबसे बड़ा इशू वो हमें यही नज़र आया था। इसको ऑन एयर लोग ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन ये एक रियल चैलेंज है जो हर घर की, हर फैमिली की ज़रूरत होता है। तो वो बैठ तो जाएंगे किसी जगह पे, लेकिन क्या ये चीज़ें, ये सहूलतें आप उन लोगों को पहुँचाएँगे? जी, हमने जी तकरीबन अभी भी हम तो तकरीबन 150 के करीब डेली केसेस हैं जिनको हम डिलीवरी के जो डेली रूटीन में भी हम शिफ्ट करते हैं। और अभी भी जहां पे भी है, वहां पे जहां पे भी हमें आ रहा है, चाहे डे एंड नाइट हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमें जहां पे कोई बच्चे फंसे हुए हैं, जहां पे कोई ऐसी एक्सपेक्टेंट मदर है, कुछ प्रेग्नेंट थी, हमने उनको वहां से निकाला और फौरन हॉस्पिटल लेके गए। ये सारा ऑपरेशन जो है इस वक्त पूरे पंजाब में जो है वो चल रहा है। 750 के करीब बोट्स हैं, 3000 रेस्क्यूअर्स हैं, वो डे एंड नाइट इस वक्त दरियाई इलाकों में उनमें बैठे हुए हैं और वहां से इनको निकाल रहे हैं। हमारी सिर्फ अपील ये होगी कि इस वक्त कॉपरेट करें और इन इलाकों से निकल जाए, ताकि आप महफूज रहें और कोई ऐसा नुकसान जो है और वो ना हो, ना आपका हो ना किसी और का हो। ऐसी जगह से जो है वो निकल जाए। डॉक्टर रिजवान और नसीर अगर साहब, कोई सेक्रेटरी rescue तो इमरजेंसी सर्विसेज, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया। और कोशिश यही करनी चाहिए, जो NGOs भी हैं ऐसे मौके के ऊपर, जिन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोला जाता है, वो टाइमली उस जगह को इवैक्यूएट कर दें। पानी बहुत तेज़ी से आता है और संभलने का मौका नहीं देता। लेकिन जहाँ ये कैंप्स लगाए जाते हैं वहाँ साफ़ पीने का पानी, खुराक, और जहाँ पर औरतें और बच्चे हैं उनकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए उनकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हुकूमत भी और NGOs भी मेक श्योर करें कि ख़ास तौर पर औरतों और बच्चों को सामने रखते हुए उनकी ज़रूरियात उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। हमारे पास जो आज पैनलिस्ट हैं, आबिद शेर अली साहब हैं PMLN से, नदीम अफजल चंद साहब हैं सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हुमायूं अहमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। चंद साहब, ये बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल है। मैं पिछले 10-11 वाले सैलाब में भी, 22 वाले में भी बहुत सारे इलाकों में गया। सिंध में तो अखीर में अभी जाना है अभी इस पानी ने, और वहाँ कई हफ्ते ही ये तबाही मचाता है, बहुत तकलीफ़ देता है। हम बहुत बेहिस हैं और नाहल हैं कि हम 3-4-5 सालों के बाद डूबते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, अगले 3-4 साल की तैयारी नहीं करते। क्या करना चाहिए?
देखें जी, ये बात आपकी ठीक है कि कभी भी क्राइसिस से हमने सीखा नहीं है। ये आफत भी आती है और इम्तिहान भी आता है, लेकिन हम इम्तिहान में हमेशा फ़ेल हो जाते हैं और नई आफत का इंतज़ार करने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में इदारे हमें बनाने चाहिए। हमने जो PDMA, NDMA या महकमा मौसमियात ले लें, सारे इदारे देख लें, कोई इदारे प्रॉपर इरिगेशन डिपार्टमेंट है और इस तरह के इदारे हैं, मैं समझता हूँ हमारी प्रॉपर तैयारी कभी नहीं हुई। और दूसरा, जो आबी गुज़रगाहें हैं, हम कभी भी हमने उसको सीरियस नहीं लिया। और देहातों के अंदर भी जो पानी का पुराने निज़ाम थे, दूर दराज इलाकों में भी जौड़ होते थे, छप्पड़ होते थे, पाउंड्स होते थे, जो चकूक में भी बनाया गया और पुराने देहातों में भी होते थे, वो भी ख़त्म हो गया वक्त के साथ साथ। कोई हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तहसील लेवल का, उसकी कभी ये प्रायोरिटी नहीं रही। तो इन सारी चीज़ों से मैं समझता हूँ आप भी रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। और अगर हम 2025 में भी आज हम यही है कि हम रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे, 805 बंदे गालबन अमवात हुई हैं इस मानसून की वजह से और सैलाबों की वजह से पूरे मुल्क में, और अरबों की नुकसान हो चुका है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ का, लोगों के जानवरों का, फसलों का, अरबों का। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हमारी सड़कें भी तबाह हुई होंगी, यकीनन नाले भी तबाह हुए होंगे, सेम नाले भी। तो मैं समझता हूँ कि आप भी सारों को मिल बैठ के इसके ऊपर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और इसके ऊपर सर, गोदावरी साइड पे क्या सूरत हाल है? जो आपका अपना इलाका है उसमें क्या सूरत हाल है? देखिए जी, जो हमारा किस वाली साइड में, अब आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे सही। सर, गोदावरी साइड पे क्या सूरत हाल है? उस इलाके के तो चप्पे चप्पे से आप वाकिफ है, वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें जी, कादराबाद बराज के साथ जो ब्लास्ट किया गया बंद के ऊपर, वो यकीनन पानी बहुत ज़्यादा था, वो भी ज़रूरी होगा इसलिए किया गया। बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ वहाँ फ़िश फार्म्स लोगों के थे नीचे, कादराबाद बराज से जो ही नीचे फ़िश फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारों के फ़िश फार्म लोगों के तबाह हुए हैं। लाइव स्टॉक बड़ी वहाँ लोगों की तबाह हुई और पोल्ट्री फार्मिंग बड़ी तबाह हुई, फसलें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब जो अगला क्राइसिस है वो जानवरों का ना चारा है, ना खुशक है, ना ये आप शुरू हो जाए जहाँ से पाकिस्तान में एंट्रो, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, ये सारा इलाका जो दरियाओं के साथ साथ किलोमीटर्स की डेप्थ पे है, तो ये तो सारा एक किस्म एक दफ़ा तो क्राइसिस आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे हमें अभी भी स्टोरेज को या ठीक करें या अपने नहरी निज़ाम को ठीक करें या जो भी है, और इस पर आफतें, तो आफतों के साथ निपटने के लिए हमें अपने इदारों को और अपनी कौम को तैयार रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बाकी अभी भी गवर्नमेंट कर रही है, हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दें, जब गलत करेंगे वहाँ ज़रूर तनकीद करेंगे, जहाँ अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन काश्तकार को कोरोना की तरह ना हो कि बाकी महकमे खा जाएं और काश्तकार को कुछ ना मिले। कोरोना में भी 1200 अरब दिया गया था, लेकिन ज़राअत को नहीं दिया गया। अब मैं समझता हूँ कि ज़राअत पेशा जो लोग हैं उनको अगर ज़री बैंक के ज़रिए डायरेक्ट ही उनको आप सब्सिडाइज करें, आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें, उनका इंश्योरेंस का निज़ाम जो है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आप भी ठीक। ये बहुत अच्छी तजवीज़ आपने दी है नदीम अफजल चंद साहब। कोरोना के दिनों में वो जो पैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 3-4% पे दी गई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस 3-4% के ऊपर पैसे लेकर, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी स्कीम शुरू की थी, टर्फ एक्सपोर्ट के लिए शुरू की थी 3% के ऊपर, वो सारा पैसा लेकर हाउसिंग सोसाइटीज़ पे लगा दिया था। नई इंडस्ट्री नहीं थी लगाई और ना उन्होंने वर्कर्स की फलाह की थी, उन्होंने 20-20% तनख्वाहें काट ली थी। तो आबिद शेर अली साहब, ये नदीम अफजल चंद की बहुत शानदार तजवीज़ है। आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से भी पैसे बांटते हैं, तो लेकिन फार्मर्स को इस दफ़ा डायरेक्ट कैश सब्सिडी दे दें, उसकी ज़िंदगियाँ बच जाएंगी। केयर टेकर सेटअप ने गंदम मंगवा के उनकी कमर तोड़ी थी, 4000 की गंदम 2000 पे आ गई थी। अब सैलाबों ने उनका डुबो दिया, कुछ नहीं बचा। पंजाब की पूरे की फसलें जो है ना एक दफ़ा पानी बहा के ले गया। तो बहुत एक्सीलेंट आइडिया है, उनको बराह रास्त कैश सब्सिडी दे दें। आबिद शेर अली साहब। जी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई दो राह नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त गमज़दा है। जिस तरह मैं आज मोटरवे से ही सफ़र करता आया हूँ और मैंने देखा है कि पिंडी बटियाँ से लेकर बेहरे तक पूरी फसलें जो नदीम अफजल चंद साहब जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देखता आ रहा हूँ। कोई 2-2, 3-3 फुट पानी खड़ा था फसलों के अंदर। वो फसलें तो ऑलमोस्ट तबाह हो गई हैं और
ज़ाहिर है फार्मर्स भी बेचारा जिसकी पूरी साल की इससे ही बेस बनती है अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए, बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ जो प्रपोज़ल फ्लोट की है नदीम अफजल चंद साहब ने। हमें फार्मर्स को देखना चाहिए, इसको जो जो उनके नुकसानात है गवर्नमेंट को हर लिहाज से, इसमें चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट हो, कोई भी केपी में हो, पूरे पाकिस्तान इस वक्त आफत ज़दा है। जैसा क्लाउड बस्टिंग हुई है केपी में, पहले नुकसानात हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो आगे ग्लेशियर्स मेल्ट होकर पूरे सिस्टम को तबाह करता जा रहा है। इसमें भी कोई दो राह नहीं है कि हमारे साहब एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर डिबेट्स ओपन होनी चाहिए पूरे सूबों के अंदर। ये नहीं है कि कोई पंजाब अपनी लिंक नहरें कैनाल बनाने की शुरू करे, सिंध में शोर डाल जाए, सिंध बनाना शुरू करे, बलूचिस्तान में हमारे में कंसेंसस नहीं है। मुल्क को पहले एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, ये इस वक्त ये अहम ज़रूरत है, इस पर डिबेट्स होनी चाहिए। इसी तरह हम सैलाब आता है, कभी साउथ पंजाब में आता है, उसके बाद सिंध में चला जाता है। ज़ाहिर है पानी ने डिस्पोज ऑफ होना है, कहीं ना कहीं जाना है, तो ज़ाहिर है वो कोटरी से होता हुआ सिंध से ज़ाहिर है जो जो इलाके आएंगे, जो उसकी मकदार है पानी की, वो तबाही की तरफ लेकर जा रही है। वो मेरे जो एनालिसिस है वो 6 लाख क्यूसेक तक इसको टच करेगा। जब वो सिंध के अंदर जाएगा तो अल्लाह ना करे को तबाही का मरकज़ बने। तो हमें चाहिए कि अपस्ट्रीम इसके रिजर्व्स बनाने चाहिए, एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर, सूबाइयत से निकलकर हमें पाकिस्तान लेवल पर इसकी डिबेट्स को ओपन करना चाहिए कि हमारे पे पीने के जो मल साहब इसके भी ऊपर आप प्रोग्राम कभी रखें, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाएं कि जो पानी का लेवल है वो कितना नीचे जा चुका है कि खुदा न खास्ता आने वाले वक्त में हम क्राइसिस का शिकार ना हो जाए। तो हमें अभी से अपने होश के नौखन लेने चाहिए और बिल्कुल हमें तखमीना लगाना चाहिए कि किस किस साइड पर किसानों का, मज़दूरों का, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके नुकसानात का अजाला करने के लिए पूरी कौम को यकसुई के साथ उनको चंद साहब की मैं इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से हमें बाहर निकलना होगा। एक कंप्रीहेंसिव नेशनल पॉलिसी बनानी होगी आइंदा इन चैलेंजेस को निबड़ने के लिए। हुमायूं साहब से भी इस पे पूछते हैं, अगर हुमायूं साहब दो हिस्से कर लें, खुदा ना एक खास्ता फिर मसले आएंगे। मसले आएंगे जी। पिछले ये 20 सालों में चौथा सैलाब है जो हमें डुबोने आया और हम एक सैलाब के बाद भी इंसान नहीं बने। माजरत चाहता हूँ, हमारे पॉलिसी साज जो है ना वो किसी और दुनिया में ज़िंदा रहते हैं, वो पाकिस्तानी अवाम के साथ सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने आते हैं। हुमायूं मेमन साहब, दो इश्यूज़ हैं। एक, आपको वो किसान जिनकी फसलें तबाह हो गई उनको बराह रास्त कैश ट्रांसफ़र पे सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो वो बचेगा नहीं। पिछले साल वो गंदम की कीमत से मरा है, इस दफ़ा सैलाब से मर जाएगा। और दूसरा, नई वाटर स्टोरेजेस के ऊपर नेशनल कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा जो किसान था वो बेचारा इस किस्म की पॉलिसीज़ की वजह से पिस किया है। तकरीबन 4.2 खरब रुपए का उन लोगों ने नुकसान किया मजमूई तौर पे पिछले साल। और ये कोई छोटा नुकसान नहीं है, बहुत बड़ा नुकसान है। अब इस सैलाब ने उनको फर्दर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। तो आई टोटली एग्री कि उनके लिए इमरजेंसी तौर पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और डायरेक्ट अप्रोच करनी पड़ेगी। जैसे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब वो दौर था और जैसे अभी बताया था कोविड का दौर था, तो उसमें लोगों को क्या था। लेकिन एक ये याद रखें, हमारे जैसे आपने पहले भी कहा था ना, जो हमारे सरमायादार थे दे मिस यूज्ड इट। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर जगह पे मिस यूजेज होती है। मुझे अफसोस इस बात का भी है कि 2022 में जो फ्लड्स आए थे उसके बाद मेरे ख्याल में जो हमें इमदाद मिली थी मुख्तलिफ मुल्कों से वो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर्स थी। सर अनाउंसमेंट 11 बिलियन डॉलर्स में से हम लोग सिर्फ मिली नहीं थी सर, सिर्फ अनाउंसमेंट थी। नहीं, उसमें से
अनाउंसमेंट थी, उसको भी उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने वो प्रोजेक्ट बताने थे कि कहाँ कहाँ किस तरह करने थे, और उसमें सिर्फ 2.4 बिलियन का हम कर सके थे, बाकी का हम प्रोजेक्ट अनाउंस ही नहीं कर सके थे कि हमने कहाँ करना है, क्या करना है। तो इस वजह से वो फंड्स आने थे। अगर हम प्रोजेक्ट अनाउंस करते कि ये हम कर रहे हैं और इस जगह पे करें वो करें, तो वो भी हम नहीं कर सके, जिसकी वजह से जो वहाँ पे रिपैट्रिएशन या वहाँ पे जो हम फ़ायदा दे सकते थे लोगों को, वो नहीं दे सके। अब दूसरी बात आ जाती है कि देखिए, इतना जो ये फ्लड इस दफ़ा आया है, प्रॉब्ली आप जो मर्जी कर लें, जितने मर्जी रिजर्वॉयर्स बना लें, ये शायद उसको ना रोक सके, बट ये हमें अंदाजे बता देता है कि हम लोगों को अपनी प्रिपेयर्डनेस कितनी करनी है, हमने कितने रिजर्वॉयर्स लगाने हैं। और देखिए, खाली रिजर्वॉयर्स नहीं है, आपको वाटर मैनेजमेंट करना है। उसके लिए आप बहुत सारी जगहों पे जो रिचार्ज होता है ना, आपने ज़मीन को रिचार्ज करना है, तो आप बहुत सारा पानी को डाइवर्ट कर देते हैं टूवर्ड्स विद इन द लैंड, मतलब वो ज़मीन के अंदर चला जाए। वो वहाँ पे आप स्पेशल चैनल्स बनाते हैं कि वो अंदर रिचार्ज करे ज़मीन को, बनिस्बत ऊपर बह रहा हो। तो आपने आपका जो पूरा सिस्टम है वो करना है। फिर आपने देखना है कि आपने रिजर्वर्स कहाँ कहाँ बनाने, मुख्तलिफ जगहों पे आपने रिजर्वर्स बनाने, जैसे मैन मेड लेक्स होती हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे उनको बनाना। तो फॉर एग्जांपल ये जो अटप कौन सा लेक है जो उधर था, ये अताबाद जो था वो अर्थक्वेक के बाद बना था, वो हमने बनाया नहीं था, वो अल्लाह ताला ने बना दिया था। सुन ले, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। अगर वो ना बनता तो वो सारा पानी किधर जाता, उसने बहुत तबाही फैलानी थी। तो दैट शोज कि अगर आप मैन मेड लेक्स, अब वो भी आप समझ लीजिए किस्म का मैन मेड लेक था, ये पहले से ही लेक नहीं था, इसको वो अर्थक्वेक की वजह से लेक बन गया था। क्या हम इस किस्म के लेक्स मुख्तलिफ जगहों पे नहीं कर सकते जो पानी को मैनेज कर सके? अच्छा, उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि पाकिस्तान में कौन सी जगह पे जहां पे आप पानी को ना खाली रिजर्वायर के तौर पर रोक भी सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा हुआ है कि हमारे पंजाब में या बाकी सब जगहों पे भी एक अच्छा सिस्टम है ऑफ कैनाल्स, तो हम वो कौन सी ऐसी जगह पे जहां पे हम पानी के रिजर्वॉयर को मुख्तलिफ जगहों पे मैनेज कर सकते हैं। और आप इसकी इकोनॉमी देखिए। अच्छा, पानी की एक इकोनॉमी है, इसमें पर मिलियन एकड़ फुट का जो पानी होता है, इसकी जो इकोनॉमी वैल्यू है वो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर्स है। सो अगर हम इसको बनिस्बत इसके कि हम इसको मैनेज करें, मुझे पता है कि हमारे सिंध भाइयों का क्या वो है रिजर्वेशंस है, मुझे पता है पठानों का क्या रिजर्वेशंस है, लेकिन वो रिजर्वेशंस को अगर आप दुनिया में देखें वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सिंध भाइयों का एक ये है कि वो कहते हैं कि जी अगर हम पानी लेट्स से 10 मिलियन एकड़ फुट का पानी हम समंदर में ना फेंके तो समंदर अंदर आएगा और हमारी जमीन को खाएगा। तो ठीक है, आप एक काम कर ले, आप हॉलैंड को देख ले, वहां पे उन लोगों ने 25,000 किलोमीटर की डाइक बनाई हुई है। आप भी डाइक बना ले, आपका समंदर आपको तंग नहीं करेगा। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले। वेलकम बैक। समा टीवी ने पिछले जब से ये फ्लड्स वाली सिचुएशन शुरू हुई है तो बहुत एक्सटेंसिव कवरेज की है, 24 घंटे किसी ने ब्रेक नहीं की। कुछ लोगों ने उसमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया, कुछ ने न्यूज़ रूम के अंदर, कुछ ने फील्ड्स के अंदर। लेकिन समा में 4 लड़कियों का मैं नाम लूँगा जिन्होंने बहुत ही काबिल तारीफ़ हद तक अच्छी कमिटमेंट भी दिखाई और करेज भी दिखाई। और रात एक में 12-12:30 बजे एक से मिला, वो वापस आ रही थी। कहाँ से वापस आ रही थी? वो गंडा सिंह पूरा अंदर कश्तियों में जाके कवरेज करके वापस आ रही थी। एक सुबह को 2:30-3 बजे वापस आई है, करतारपुर साइड जो पूरी डूब गई हुई थी उस साइड से वापस आ रही थी। तो इसमें एक हमारे साथी है फलक चौहान, दूसरी है मुकद्दस, तीसरी है समिया और एक लड़की हमारे साथ है वेल्डिंग। तो इन सब को मेरी तरफ से शाबाश है, वेरी वेल डन। ये करेज और यही कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट जो इन्होंने दिखाई है एज ए जर्नलिस्ट, ये हुकूमत के लोग भी दिखाएं तो पूरे पाकिस्तान के हर एक शख्स को बचाया जा सकता है। इनमें से इस वक्त एक फलक मेरे साथ है। फलक, बहुत शुक्रिया। कल आप कहाँ लफ्ज़ों में बताएं और क्या सूरत हाल थी? मैं दरियाए सतलुज गई थी, कसूर वाली साइड थी और वहाँ पे हमने तलवार चेक पोस्ट को कवर किया था। 2-3 और गांव थे जिसमें फिकी पिंड है, कलंजर गांव है। और जब हम वहाँ पे कश्तियों के सहारे पहुँचे थे, तकरीबन हमें 2 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा था और कश्तियाँ भी इस तरह से जा रही थी क्योंकि नीचे सारा खेत था, मुंजी की फसल थी जिसमें बार बार कश्ती हमारी फंस रही थी। बांस का कुछ वहाँ पे खेत भी थे, वो भी सारे डूबे हुए थे।
वहाँ पर इतना ज़्यादा पानी था कि हमारी कश्ती बार बार वहाँ पे रुक रही थी। फिर हमें पता चला कि यहाँ पे एक बेड़ा है जो कि 150 से 200 जानवरों का फंसा हुआ है इसी गांव में। हमने रेस्क्यू 112 के साथ उन जानवरों के बेड़े को भी रेस्क्यू किया वहाँ से, और हम भी उस गांव के लोगों से मिलने के लिए पहुँच गए थे। जब गांव के लोगों से मिलने पहुँचे, वहाँ पे एक औरत से मेरी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैंने तो बहुत साल एक मेहनत की है और फिर मैंने पैसे जमा किए हैं, जानवर कुछ बेचे हैं, मैं घर बनाने के काबिल हुई थी, अभी मेरा घर बना है और अब मुझे अपना घर नज़र नहीं आ रहा, उसकी सिर्फ छत है, मैं क्या करूं, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। वहाँ के लोगों का जो गुजर बसर है वो सिर्फ और सिर्फ जानवरों पे होता है, लेकिन अब जानवरों के खाने के लिए भी वहाँ पर कुछ नहीं है। हालात इतने ख़राब हैं कि जो भारतीय अभी जारहियत वहाँ पर चल रही है, जो पानी के रेले वहाँ पर जा रहे हैं, उसमें सांप और बिच्छू भी हैं। आज कहाँ गई थी आपने? आज मैं दरियाई, हाँ आज मैं दरियाई रावी गई थी, और दरियाई रावी में जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि 2 लाख क्यूसेक का रेला भारत की जानिब से छोड़ दिया गया है, और हम कश्ती में ही थे तो हमें पता चला कि हमारी कश्ती के पास एक सांप भी आया वहाँ से। तो रेस्क्यू वालों ने एक सांप को पकड़ा और फिर हम थोड़ा सा आगे गए और हमने उस सांप को फिर वहाँ पर छोड़ा, और वहाँ पर को देख के फिर फलक डरी कि सांप डरा? सांप डरा था। सांप डरा था, फलक नहीं डरी थी। वेरी गुड, शाबाश। तो ये सूरत हाल थी, और शादरा के मुलिका इलाकों में भी हम वहाँ पर होकर आए हैं और उनके कंधों तक पानी है। वहाँ पे घरों में पानी एंटर हो चुका है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, बिजली वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें, कुछ औरतों को बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें, वो वहाँ कोई पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा? वहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा, क्योंकि सुबह से जो सैलाबी रेले आ रहे हैं वो सिर्फ पानी बढ़ रहा है, लोगों के घरों में दाखिल हो गए, लोगों को तो वहाँ से निकाल लिया गया है, लेकिन अब लोग भी रो रहे हैं कि हमारी कीमती अशिया वहाँ पर हैं, हम कैसे छोड़ के जा सकते हैं। अच्छा, मेरी तरफ से आपको भी और वो बाकी लड़कियां समा की टीम ने जिन्होंने दिन रात काम किया है, शाबाश, वेरी वेल डन एंड कीप इट अप। मैं अपने मेहमानों की तरफ हूँ, नदीम अफजल चंद साहब, ये तो वो बच्चियां थी जो पिछले कई रोज़ से दिन रात काम कर रही हैं और बहुत कमिटमेंट से ये रात 12:30 बजे वापस आई है, कवरेज से मुझे मिली है, दूसरी सुबह 2:30 बजे वापस आई है। तो हमें पाकिस्तान लेवल के ऊपर भी कुछ ऐसी कमिटमेंट चाहिए, तस्वीरें खिंचवाने के अलावा भी कुछ चाहिए, फिर शायद बहुत से लोगों को बचा सकते थे हम। देखिए जी, हम इन बच्चियों को और इन बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं जो इतनी मुश्किल हालात में भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि अब 70-80 साल से पाकिस्तान में सैलाब इससे पहले भी बड़ी दफ़ा आए, हमने इदारे कौन कौन से बनाए हैं, हमने इन क्राइसिस से सीखा क्या है। नदीम मलिक साहब, कभी APS का वाक़या होता है तो हम नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं, फिर हम 1-2 साल बाद भूल जाते हैं। कभी कोई और वाक़या होता है तो हम एक और प्लान बनाते हैं, फिर 92 का सैलाब आया तो इदारे बनाए गए, फिर भूल गए, फिर ज़लज़ला आया, NDMA बना, PDMA बना, फिर उसके बाद फिर भूल गए, तो फिर कोरोना आया, फिर इदारे बनाए गए, फिर इदारे भी ख़त्म हो गए, फिर हम भूल गए। तो मेरे ख्याल में कौमों के अंदर हमारा शायद हाफ़ज़ा कमज़ोर है, या हम नाअहल हैं, या पता नहीं क्या चक्कर है। मेरे ख्याल में अपने ज़ाती कारोबार में तो हम कोई भी नाअहल नहीं है, हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। चंद साहब बेहिस हो गए, सरकार का कारोबार आता है, बेहिस हो गए सर। हम 800 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन अभी हम कहते हैं सैलाबों से मरे नहीं है, लोग बच गए हैं। 800 से ज़्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, सैलाबों से तबाही नहीं हुई, बच गए हम। 805 बंदों की आज मैं पढ़ रहा था बड़े अथेंटिक सोर्सेज के साथ कि इन बारिशों में और सैलाबों में सारे मुल्क में लोग मरे हैं, और लाखों लोग हिजरत की है इन्होंने, और लाखों जानवर हमारे हिजरत करने पे अब जानवरों के साथ मजबूर है, और मरे भी जानवर बहुत ज़्यादा है। अभी आप बकरियां, भेड़ें, क्योंकि इस सैलाब के बाद अब उन इलाकों में तो वो जानवर वापस जा भी नहीं सकते, और बीमारियां जो फूटेंगी, जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमें सारी कौम को इसके ऊपर हेल्प भी करनी चाहिए और इन क्राइसिस से निपटने के लिए, लेकिन हुकूमतों की और रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है अभी सब एक किसी और तरफ से ध्यान हटाएं। एक जो है ना, एक नेशनल लेवल पे मीटिंग होनी चाहिए जिसमें चंद साहब की भी जमात हो, आप भी हो, PTI वाले भी साथ बैठे हो। अपनी लड़ाइयाँ बाद में लड़ लीजिएगा कि इमरान को जेल में रखना है या बाहर निकालना है, लेकिन इस वक्त तो 25 करोड़ लोगों की बात है ना, तो बैठ के एक रोड मैप तय कर लें कि अगले 10 साल हमें क्या करना है। नेक्स्ट ईयर का जो मानसून वेदर है वो इससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली फोरकास्ट है अभी से, क्योंकि ये जो टेम्परेचर राइज करने से वो ग्लेशियर बर्स्ट कर रहे हैं, वो बहुत तबाही फेर रहे हैं, और अगले साल इसके ज़्यादा खतरा है। तो हमें आज प्लान करेंगे तो शायद ज़्यादा लोगों को बचा लें, नहीं तो नहीं बचा पाएंगे। आबिद शेर जी।
बिल्कुल मलिक साहब, आपने सही निशानदेही की है और इसमें कोई दो राह नहीं है। क्लाइमेट चेंज के साथ जो ग्लेशियर्स हैं उसमें बड़ी तेज़ी से वो आपके सामने उधर से फिर एक रेले आ रहे हैं, पहले केपी में आया, फिर इस पर देखें बदकिस्मती से कई दहाइयों से हमने लाइनिंग नहीं की हुई, दरियाओं की बिखरे हुए हैं। पानी ज़ाहिर है एक फ़्लो पानी का पीछे से जब आएगा मलिक साहब, उसने कहीं ना कहीं तो डिस्पोज ऑफ होना है। जब आपने अपना काम अपने एंड पे नहीं किया, आप रावी चले जाए, कोई भी दरिया लेने, किसी को आपने उस पर काम नहीं किया। इसी ज़माने में हम देख के होते थे बल सफाई होती थी, इसमें दरियाओं को, नहरों को आप उसके अंदर पे आपको पता है सफाई से स्टोरेज कैपेसिटी भी होती है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में किया जा सकता है। यूरोप जाते हैं आप, कोई दरिया बिफरे देखें कभी आपने? टेम्स रिवर देख लें आप, रिवर थेम्स देख लें यूके का, अमेरिका में देख लें, वो एक सम्मत की तरफ दरियाओं का रुख है। ये नहीं है कि बिफरे हुए हैं, आप हाउसिंग सोसाइटी बना लें दरियाओं के किनारों पे, तो जाहिर है फिर तबाही होंगी इन चीज़ों पर, जब आप फोकस नहीं है इन चीज़ों पर। नंबर एक। नंबर दो, बिल्कुल मैं पहले आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, और भी जो हमारे पीडीएमए के लोग हैं, सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, फ़ौज है, पुलिस है, वो अपनी कैपेसिटी में अपना दिन रात एक किए हुए। गवर्नमेंट भी अपने, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि जानी माली नुकसान हो और हम तमाशाई बन के देखते रहें। हमें एक कम्प्रीहेंसिव मलिक साहब इस पर पॉलिसी बनानी होगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने तासुब से निकलकर कौमी सोच के साथ, जब तक मैं फिर आपको बार बार कह रहा हूँ कौमी सोच के साथ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पीछे नहरों का इशू आया, उसके अंदर फिर बड़ी लड़ाई हुई, बड़ी आपने धमकियाँ दी कि मुल्क टूट जाएगा। जब मुल्क डूब जाता है तो उससे बेहतर नहीं है कि आप अपने लोगों की ज़िंदगी बचाएं। फिर हम अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए गरीबों की तरफ पानी धकेल देते हैं, हुमायूं साहब देते हैं। हुमायूं साहब को भी दोबारा शामिल कर लें। ये बड़ी सीरियस चीज़ है मलिक साहब। हुमायूं साहब, पानी को मैनेज करने के लिए आपको चैनलाइज करना पड़ता है, उसको रास्ता देना पड़ता है। आप कुदरती सेंचुरीज ओल्ड उनकी जो गुजरगाहें हैं उनको बंद करेंगे तो वो तबाही फेरेगा, वो तबाही फेरता है। अब जो तबाहियाँ आधी हुई हैं ना, आधी से ज़्यादा वो हैं जहाँ हमने वाटर फ्लोज रोके हैं। हिल टॉरेंट्स भी आते हैं तो उनका भी रास्ता हमने रोका हुआ है, उसने भी तबाही की है। जो समंदर के रास्ते समा में रोका था उसने भी तबाही की है। जहाँ जहाँ ये करेंगे वो तबाही करेगा। हमें चैनलाइज करना पड़ेगा, नहरों को रास्ते देने पड़ेंगे, स्टोरेजेस डेवलप करनी पड़ेंगी, एक नेशनल प्लान होगा इंटीग्रेटेड जहाँ चारों सूबे कवर होंगे। ये पानी, इसकी जो तबाही है वो कुछ 25% रह जाएगी। अनयूजुअल ये जो वेदर पैटर्न है, 75% हम बचा पाएंगे। अभी हम 100% तबाही पे और पानी भी ज़ाया कर देते हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे। जो वाटर मैनेजमेंट है ना, वो उसको आपको दो हिस्सों में आपने उसको मैनेज करना है। एक अबव द सरफेस, एक बिलो द सरफेस। हमारा जो बिलो द सरफेस है वो पास जगहों पे हजार फुट नीचे चला गया है। उसकी वजूहात भी अपनी जगह पर है, अनचेक्ड जो पंप्स वगैरह वो हैं, लेकिन उसके लिए रिचार्ज के लिए हम लोगों ने कोई सिस्टम नहीं बनाया कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करके ज़मीन को रिचार्ज कैसे करें। जब आप इस ज़मीन को रिचार्ज करते हैं मुख्तलिफ जगहों पे, तो आपका ये जो सरफेस वाटर कम हो जाता है, वो बहना कम हो जाता है, वो रिचार्ज करता है। दरियाओं में आपने बिल्कुल सही कहा है कि दरियाओं में आप करते हैं, आप ज़रूर करें, आपने टूरिज्म के लिए आपने जगह बनानी है, ज़रूर करें, लेकिन दरिया का रास्ता जो मिनिमम रास्ता चाहिए होता है उसको उसके लिहाज से करें। लेकिन देखिए एक बात याद रखें, लेट्स नॉट बी अनफेयर विद दैट। ये जो बारिशें हो रही हैं या ये जो सिस्टम हो रहा है, ये सारा का सारा जो है ना, ये आ रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान ऐसा सच कुछ कर नहीं सकता। हमारा एक काम हम कर सकते हैं कि हम लोग रीफॉरेस्टेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ड्राइव करें। क्या रीफॉरेस्टेशन हमारे क्लाइमेट चेंज को रोक लेगी? पाकिस्तान का पूरा जो सिस्टम है वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। हमारे नेबर में चाइना है, चाइना के पास जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 14% है। So that means they are really doing a lot of problem towards all these things. They are contributing, and so is so many other countries जिन लोगों ने क्लाइमेट चेंज के लिहाज से किया। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको मिसाल दे देता हूं। 4 जुलाई 2025 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हुआ है। 2
PhD स्कॉलर्स है, उन्होंने लिखा हुआ है, और उन्होंने किसके ऊपर किया है? उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर किया है, और उन्होंने उसके मैप्स लेके उसको इवैल्यूएट करके क्या किया है? नंबर 1, वहां का जो लोकल टेम्परेचर है, जिस जगह पे ये 300 स्क्वायर माइल के अंदर जो ये लगाए गए थे, वहां पे नंबर 1 ग्रीन, तकरीबन 5 मिलियन ग्रीन जॉब्स हुई थी। वहां पे लोकल टेम्परेचर 0.5 डिग्री कम हुआ है, ज्यादा नहीं बढ़ा, कम हुआ है। बाकी जगहों में बढ़ रहा है लेकिन वहां पे कम हुआ है। अच्छा, ओवरऑल रिफॉरेस्टेशन 6% बढ़ गई। हम लोगों ने रिसेंटली एक स्टडी देखी थी, और अभी रिसेंटली आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो टिम्बर माफिया है, ये काट रहा है दरख्त। इसमें कोई शक नहीं कि केपी में एक बहुत बड़ा तकरीबन 4 पॉइंट समथिंग हेक्टर के लिहाज से वहां पे काटा गया, और पंजाब में तकरीबन 450, उससे बहुत कम था लेकिन काटा गया। लेकिन जब हम परसेंटेज देखते हैं, केपी में 0.85% ऑफ द टिम्बर, जीबी में और केपी में जितनी लकड़ी चोरी हुई है, डॉक्टर साहब आप ना ही पूछे, सुन ले ना ही पूछे, ट्रकों के ट्रक लकड़ी चोरी हुई है। मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, दोबारा किसी दिन इस पे न लगे, लेकिन मैं आपका मशकूर हूँ। आबिद शेर अली साहब, नदीम अफजल चंद साहब और हुमायूं महमद साहब, आप सबका मशकूर हूँ। पाकिस्तान को बचाने के लिए सारे सर जोड़ के बैठिए और एक 10 साल, 15 साल, 20 साल का मंसूबा बनाइए इस क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए। हम बचा लेंगे सारा कुछ। ये जो 800 बंदा मर गया है, कई लाख बेघर हो गया, बचाने के लिए आपको एक तरीकाकार के ऊपर, एक प्लान के ऊपर आज एग्री करना पड़ेगा। वो अगले 10 से 20 साल में अमल पैरा आप होंगे तो पाकिस्तान दोबारा महफूज हो जाएगा। अगर सिर्फ इल्ज़ाम लगाएंगे, बातें करेंगे, बहुत अफसोस हुआ है, तस्वीरें खिंचवाएंगे, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।